नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ये जो क्वेश्चन है वह हमारा समझ लीजिए एक तरह का क्वेश्चन आंसर है, और इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपके जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरह से पूछेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसमें जो आपका ऑप्शन मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपको मिलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो उस पर आपको टिक करके आना होगा। ये जो क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। दूसरा अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही कोई आयात होता है। यानी कि कोई सामान एक देश से ना तो दूसरे देश विदेश में जाता है और ना ही विदेश से सामान अपने देश में आता है। तो वो जो अर्थव्यवस्था होती है वह हमारा बंद अर्थव्यवस्था होता है। तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो देखिए, जो भारत में ज़्यादातर लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता होगा। और ग्रामीण लोगों की जो मेन व्यवसाय होता है वह कृषि ही होता है, और ये जो है 54% यहाँ पर है। तो भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो 54% यहाँ पर लगा हुआ है कृषि में। अब देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करने का काम करता है NSSO। तो NSSO यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखिए, यहाँ पर है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यह हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको भी पता होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इंडिया में, उसमें जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है वह मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिल जाता है। अब है यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो देखिए, वर्तमान समय में आपको भी पता होगा, आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस समय क्या है कि शिक्षित बेरोजगारी की व्यवस्था जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षित लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार बैठे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह आपका हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद यहाँ पर आपका हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है कि योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो जो योजना आयोग है यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के आधार पर ही निर्धनता रेखा यानी कि जो गरीबी रेखा होती है के नीचे के जो लोगों का रहते हैं उनका आकलन करता है। तो गरीबी रेखा से नीचे वाले का जो आकलन किया जाता है वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर किया जाता है, जो कि योजना आयोग के अंतर्गत आता है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो देखिए, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर वही बात है, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग जो सूत्र प्रयोग करता है वह करता है DT लाकड़ा वाला। ठीक, तो DT लाकड़ा वाला यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत अंकित कितना है। तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत अंकित जहां पर है वो है गोवा में। ठीक। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो जिस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो अत्यधिक कुपोषण के कारण कहा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ पर है, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। 14 नंबर का भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मानव विकास सूचकांक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला कि किस अर्थशास्त्री की देन है।
तो मानव विकास सूचकांक ये जिसकी देन है वो है महबूब उल हक। तो महबूब उल हक यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो देखिए जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उसका जो आधार है वह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसी के आधार पर गणना किया जाता है। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो अभी हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया, दूसरा क्वेश्चन शायद था कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या हो, ना तो आयात हो और ना ही निर्यात हो, तो हमारा क्या होता है बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में यही हो गया आपका, आयात और निर्यात दोनों के दोनों क्या होते हैं, बंद होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक विशेषता क्या है। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है आपका कृषि। तो देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इस तरह से ऑप्शन क्यों बदल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं उसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको अलग अलग आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है वह प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। तो इन तीन चीजों पर निर्भर करता है आर्थिक विकास। किन किन पर, तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो गरीबी का जो परसेंटेज सबसे ज्यादा अधिक है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ज्यादा गरीब लोग हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मेन कारण है वो है कि आय में असमानता का होना। तो आय में असमानता होने के कारण अल्प विकसित देशों में गरीबी का मेन कारण होता है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए जो हरित सूचकांक होता है ये जारी किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता था। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 24 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। तो मानव विकास सूचकांक ये बनाया था यूएनडीपी ने बनाया था। 25 नंबर का क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बंद अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें क्या होता है, ना तो आयात होता है ना ही निर्यात, यानी कि ना तो आप अपने देश का सामान बाहर भेजते हैं और ना ही बाहर का सामान अपने देश में ला पाते हैं। तो होता है हमारा बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में यही होता है कि जो आप पैदा करेंगे या जो आप रोजगार देंगे, कुछ भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड रहना है, किसी बाहर को ना तो हेल्प देनी और ना ही किसी बाहर के लोगों से हेल्प लेनी है। तो यही होती है हमारी बंद अर्थव्यवस्था, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड रहना ही समझ लीजिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। अब 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका। तो भारत में राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान होता है विनिर्माण के क्षेत्रों में होता है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय की तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी राष्ट्रीय आय की जो तृतीयक क्षेत्र का अंश होता है वह बढ़ता जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी। तो देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना जो हुई थी वह 1950 में किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे कि हम लोग सीएसओ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1951 ईस्वी में हुई थी। तो सन 1951 में हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यहाँ पर आपको हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय जिसकी सबसे ज्यादा अधिक है वो है गोवा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम किसने
अभी निश्चित किया था। तो ये जो निश्चित किए थे वह दादा भाई नौरोजी थे। तो इन्होंने ही गणना किया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। कब? 1867 और 68 में। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत दिया था। 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में जिस विधि का प्रयोग करते जैसे रहते हैं यहाँ पर उत्पत्ति गणना विधि तथा आय विधि दोनों। उत्पत्ति गणना विधि तथा आय विधि दोनों के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो देखिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना की गई थी 4 अगस्त 1949 ईस्वी को किया गया था। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो आपको भी पता होगा, अभी हमने पहले ही ऊपर बताया था कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो धन का पलायन सिद्धांत जिस पुस्तक में वर्णन दादा भाई नौरोजी ने किया था उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपको इस पुस्तक का भी नाम याद रखना है क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीयक क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है राष्ट्रीय आय में। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जो भाग देते हैं वह देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू होता है राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। 42 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर हो जाएगा आपका। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां ये भारत की जीडीपी का हिस्सा हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत किया था क्रोमर ने। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? तो ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। हवाला क्या है? तो देखिए, हवाला क्या है कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार ही हमारा क्या कहलाता है? हवाला। तो विदेशी मुद्रा का अगर अवैध कारोबार हो रहा है तो यह हमारा हवाला कहलाता है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वो है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह हमारा हार्ड करेंसी कहलाता है, यानी कि जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह हमारा हार्ड करेंसी है। सॉफ्ट करेंसी क्या है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो अगर मांग की अपेक्षा कम है तो आपका हार्ड करेंसी हो जाएगा, अगर मांग की अपेक्षा अधिक हो तो वह आपका सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो विधिग्राह्य मुद्रा कहलाता है। अब यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो देखिए, जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है वह हार्ड करेंसी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। और आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाएँ, बताएं, हम आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना
सजेशन जरूर दीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।